This is session 4 and in this session 4 we are going to start with again chapter 1 जहाँ से हमने छोड़ा था and I hope आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही हो। ठीक है, so the line over here is यहाँ से हमें शुरू करना है a daily gesture। मैं पढ़ता हूँ और आप मुझे बताइएगा आप में से किसी को कोई दिक्कत हो, क्योंकि बहुत ही आसान वे में दे रखा है, सिर्फ शायद एक ही वर्ड हो आपको दिक्कत आए। अ डेली जेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट टू फादर वाज गिवन माय बाय माय मदर्स ड्रेसिंग अस केयरफुली इन द आफ्टरनून टू वेलकम हिम home from the office. His position was similar to that of a vice president in Bengal Nagpur Railway, one of India's largest company. His work involved traveling, and our family lived in several cities during my childhood. क्लियर है? तो आई थिंक ये जेस्चर का वर्ड का मीनिंग आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, सर क्वेश्चन मार्क डाल के सर नहीं पता है। ठीक है, या कोई और डाउट है तो आप माइक ओपन करके बोल सकते हैं। तो इसने सिंपल सिंपल भाषा में बोला है कि डेली जेस्चर मेरे पिता की रेस्पेक्ट में ये था कि मेरी माँ ड्रेस होती थी हम सबके लिए केयरफुली इन द आफ्टरनून, जिससे वो वेलकम कर सके मेरे पिता को जब वो ऑफिस से। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, सबने हिंदी कर ली होगी, राइट? So I don't like to waste time. Give me the Roger if you understand this part. Give me the Roger in the comment section. Okay. So next is his position was similar to that of the vice president. उनकी पोजीशन ना सिमिलर थी वाइस प्रेसिडेंट के बराबर, जैसे बंगाल नागपुर के रेलवे में थी। वो एक लार्जेस्ट कंपनी थी उस टाइम की। हिज वर्क इन्वॉल्व ट्रैवलिंग, इनके इस काम में बहुत ट्रैवलिंग थी और जिसकी वजह से हमारी फैमिली को कई सिटीज में घूमना पड़ता था। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं जरा। मदर हेल्ड एन ओपन हैंड टूवर्ड्स द नीडी। अब यहां पर बड़ा अच्छा सवाल या बड़ी अच्छी लाइन है, मुझे लगता नहीं कोई बता पाएगा। मदर हेल्ड एन ओपन हैंड टूवर्ड्स द नीडी, क्या मतलब है इसका? जल्दी बताएं। सर उनकी माँ जो है वो जरूरतमंदों को मदद करने से कतराती नहीं थी, मतलब मदद करती थी हमेशा, ओके, जो नेक्स्ट, बहुत देती बहुत थी। सही, ठीक है, फेयर इनफ। ना नेक्स्ट लाइन इज फादर वाज आल्सो काइंडली डिस्पोज बट हिज रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर एक्सटेंडेड टू द बजट। वन फोर्टनाइन मदर स्पेंड इन फीडिंग द पुअर मोर देन फादर्स मंथली इनकम। बड़ी अच्छी लाइन है। अगर आप ये समझ गए तो आपने ये समझ लो कि आप कॉम्प्रिहेंशन में बहुत बेसिक चीजें समझ गए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम जब एक कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ रहे होते हैं ना और हमने ऊपर देख लिया होता है कि स्टोरी कैसे चल रही है, तो हम मान लेते हैं ये आगे भी ऐसी चलेगी। जैसे यहाँ पर एक आप सभी के दिमाग में कल्पना आ सकती है कि यहाँ पर ना मम्मी बजट के बारे में बात करेंगी, कैसे वो बजट को संभालती थी वगैरह वगैरह, और ये आपकी प्री अजम्पशन हो गई कि ऐसा होता होगा। इस चक्कर में आपके दिमाग में सेंटेंस समझ में आना बंद हो जाता है। ये कितनों के साथ होता है जल्दी बताएं कि एक प्री अजम्पशन ऑफ स्टोरी बन जाती है। जल्दी बोले फटाफट। हाउ मेनी पीपल फेस दिस प्रॉब्लम की प्री अजम्पशन ऑफ स्टोरी थोड़ी दिमाग में बन जाती है, तो हम उसी को एक थोड़ा देखते हैं। सबकॉन्शियस में होता है, ये सबकॉन्शियस वे में होता है, हमें पता नहीं लगता। ये मैंने आपको बताया होगा तो आपको थोड़ा लगा होगा कि हाँ ये ऐसा होता है। ठीक है, चलिए। तो मैं सना, आप माइक खोल के मुझे बताओ, फादर वाज से लेके यहाँ पर इनकम तक बताओ, इसका मीनिंग क्या है? जल्दी बताएंगे। उसके पिताजी पैसे को लेकर के, अपने बजट को लेकर के थोड़ा ऑर्डर मेंटेन करते थे, लो एंड ऑर्डर, नियम कानून यानी पालन करते थे। और उनकी माँ जो थी वो पैसे खर्च करती थी खाना, यानी गरीबों को खाना खिलाने में, और मोर देन फादर मंथली उनके पिता के जितने पैसे कमाते थे उनसे उससे ज्यादा। आपने ओवरऑल बिल्कुल सही मीनिंग बताया। अब मैं आपको एक चैलेंज दूंगा, सभी के लिए चैलेंज है। मुझे सिर्फ यहां से लेके यहां तक का मीनिंग बता दो, डिस्पोज तक का। ये मुश्किल है। कोई भी बता दो, मैं मान जाऊंगा। जिसको लगे कि सर मुझे इसका मीनिंग समझ में आया। आपने ओवरऑल बिल्कुल सही बताया मीनिंग, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। पर फादर वॉज ऑल्सो काइंडली डिस्पोज, इसका मतलब क्या है? आप आगे ये सेंटेंस की हेल्प ले सर सकते उनके हो, ऐसा नहीं पिता है भी कि आप। काफी हाँ, बोलो बोलो विवेक। सर उनके पिता भी काफी उनके माँ की तरह हेल्प करते थे, पर उनका हेल्प करना सीमित था एक बजट तक। अच्छा, ठीक है। बहुत बढ़िया। और कोई? कोई और बोलना चाहेगा?
बच्चे अगर ट्राई नहीं करोगे तो आज तो यहाँ पर तुम चुप हो गए, एग्जाम में ना एग्जाम तुम्हें चुप कर देगा और ऐसी गाली देगा कि बेटा अगली बार आना। तो वो बर्दाश्त नहीं होगी तुमसे। यहाँ 10 गलती करो 10 तुक्के मारो चलेगा, ये तुम्हें बिल्डअप कर रहा है कैसे स्टोरी लाइन अप बनाते हैं। और उनके पिताजी भी काफी ज्यादा दयालु थे, अच्छा। उनकी मदर की तरह। अच्छा, आगे इसका मीनिंग क्या? बट इज रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर एक्सटेंडेड टू द बजट। लेकिन सर उनका जो बजट बजट से मतलब ज्यादा बढ़ गया था ठीक है, अब जो मुझे वो कर रहे थे। ठीक है, अब मुझे दो वर्ड की मीनिंग जानना है। काइंडली डिस्पोज, इसका मतलब क्या है? नहीं बता पाओगे, बहुत मुश्किल है काफी। मतलब जो विवेक ने बताया, जो अंकुर ने बताया वो ठीक है, बट अब मुझे काइंडली डिस्पोज का चाहिए। मैं और नैरो कर रहा हूँ इसे, क्योंकि यहाँ पर अंडरलाइन करके आपके सामने वर्ड आ जाता है, इसका मीनिंग बताओ, वो जानना है मेरे को। दिमाग लगाएं। काइंड मतलब अच्छा होता है, पर क्या काइंडली का मतलब अच्छा है यहाँ पर? जल्दी बताएंगे। तुक्का मारेंगे, तुक्का। जितना अच्छा तुक्का मारोगे सर उसके पिताजी भी सर उसके पिताजी भी एक दयालु थे, नहीं यानी बच्चे, वो मैं समझ गया, सिंपैथी पर मुझे रखते होंगे। काइंडली, वो मैं अब जो मीनिंग है वो मैं समझ गया, काफी बच्चों ने बता दिया। मुझे काइंडली डिस्पोज का मतलब जानना है खाली। अलग अलग दो वर्ड का मतलब सर सिंपैथी, है। दयालुता सिंपैथी। रखना। हाँ ठीक है, ओके, नाउ डिस्पोज। फादर वॉज ऑल्सो काइंडली डिस्पोज। और अगर आप ध्यान से सर सुने अगर, काइंडली का मतलब होता है अच्छा हो, काइंड। हाँ काइंड हो गया, ठीक है मान गया। अब हेलो। डिस्पोज। हाँ, और डिस्पोज होता है कि फेंक देना, हम जैसे गार्बेज डिस्पोज करते हैं तो फेंक देना। बट एग्जैक्ट मीनिंग मैंने पहले वाले सेंटेंस और बाद में एक सेंटेंस से लगाया, तो एग्जैक्ट काइंडली डिस्पोज का मतलब नहीं ये हो रहा एग्जैक्ट। बच्चे डिस्पोज जहां करना तो तक फेंक मैं देना होता समझ रहा है हूँ या ना, जो फिर आप डिस्पोज कह थ्रो रहे है। हो, आप एक बार कह रहे हो, मुझे एक बार चेक करना ही पड़ेगा ये वाला। ठीक है, बट फेंक देना, तो आप यहाँ पर फेंक देना कहोगे? क्या मीनिंग बैठा मतलब? तुक्का तो आपने सही मारा है, बट फिर वो यहाँ बैठेगा नहीं फेंकना, कूड़ेदान तो नहीं कहेंगे यहाँ पर अब। नहीं सर, वो काइंडली डिस्पोज से मैंने मीनिंग नहीं लगाया, बाद में जो सेंटेंस आया और उसके पहले जो सेंटेंस था उससे मैंने बीच वाले सेंटेंस का ये किया है नहीं तो डिस्पोज का मतलब क्या है? मीनिंग। नहीं पता। ओके, एनीवन यहाँ पे एल्स? डिस्पोज नहीं एनीवन सर। एल्स? यहाँ पर एक ना बात जरा नोटिस करो, सेंटेंस बड़ा अटपटा है। फादर आ गया, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। फादर आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है। उसके बाद कोई मेन वर्ब है नहीं यहाँ पर। फिर सीधे ये चीज आती है जो कि एडवर्ब या एडजेक्टिव है, जो भी है भगवान जाने। और उसके बाद सीधे ये आता है। अब ये ना सेंटेंस की आपके स्ट्रक्चर को, जो आपने आज तक पढ़ा है, सबको हिला दे रहा है कि यार ये कैसा सेंटेंस है, इसमें ऑल्सो भी आ गया पहले, काइंडली भी पहले आ गया। तो ये आपके दिमाग को हिला दे रहा हूं। खैर, काइंडली डिस्पोज का मतलब होता है यहाँ पर, वो जो उनकी वार्मनेस है ना, जो उनका दिल अच्छा है, वो इंक्लाइंड है उस तरफ, पापा का भी, ठीक है। बट हिज रेस्पेक्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर, जो उनकी रेस्पेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो बजट तक ही एक्सटेंडेड है, कि जब तक हमारे पास पैसा है तब तक ही। क्लियर है? आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। जल्दी बोलें, बराबर तेईस बताएंगे सब लोग कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, यहां तक मेरे को समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा डिस्पोज का मीनिंग मैंने कैसे निकाला, पहले मुझे कंफर्मेशन दो कि यहां तक क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर हुआ है। ओके, अब मेरा आपसे ना एक छोटा सवाल है, आप मुझे कौन कौन बता सकता है काइंड इज एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन क्या है? काइंड इज एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन एडवर्ब क्या है? दोबारा बोल रहा हूँ, काइंड इज एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन क्या है? काइंड क्या एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है? एनीवन? कोई भी बोले मेरे को चलेगा। एडजेक्टिव सर। वेरी गुड। तो अगर मैं उसमें एल वाई लगा एडजेक्टिव दूं? सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। पर अगर मैं उसमें एल वाई लगा दूं तो? सर नाउन, एडवर्ब सर। तो नाउन हो जाता है। नहीं, जब हम काइंडली, काइंड में, एडवर्ब। मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो। एल वाई, ए एल,
और हमने एक और पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, एक दो दिन पहले। तो ये सारी चीजें मिलाकर एडवर्ब ही बनाती है। अब सर मुझे कैसे पता लगे, मैं दुनिया के सारे वर्ड कैसे याद करूं कि वो एडवर्ब है कि नाउन है? देखो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ जो मैंने अपने दिमाग में नोट कर लिया है, जो कि 90% ऑफ सेंटेंस में ऐसा ही होता है, इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। ज्यादातर जो नाउन बनते हैं उनके पीछे ION आता है। जैसे नेशन इज अ नाउन, वेदर यू कैन से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है, जो जिस बात पे भी एग्री कर रहे हो आप, बाद में बात करेंगे उस बारे में। अब इसमें अगर मैं आपको कहूं, मैं क्या कहते हैं, और एक बात बोलूं, अरे ION वाला मुझे वर्ड क्यों नहीं याद आ रहा है। जैसे मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर आप लॉजिक लगाएं, इसमें ION आ रहा है, इसका मतलब नाउन है। तो 90% जो वर्ब से नाउन बनते हैं, दोबारा बोल रहा हूं, जो वर्ब से नाउन बनते हैं या एडजेक्टिव से नाउन बनते हैं, उनमें ION पीछे आता है 90%। शायद ही कोई ऐसे वर्ड होंगे जो आपके एग्जाम में आते हो, वरना आते नहीं है। क्लियर है? मोस्ट ऑफ देम जिनके पीछे AL LY या कुछ और लगा होता है, वो सबके सब 90% अगेन एडवर्ब होते हैं। ये आपके UPSC लेवल तक बिल्कुल वेरीफाइड है। क्लियर है? आप चेक करोगे आपको यही मिलेगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो प्लीज इसको आप गांड मान लो। क्लियर है? तो आपका काफी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये बात तो मैं समझ गया, अब मैं आपसे पूछता हूं काइंडली क्या है? जल्दी बताएं, काइंडली क्या है, प्लीज जल्दी बताएंगे। एडवर्ब। बहुत बढ़िया। पर अब आ रहा है एडवर्ब एडवर्ब के बाद, एडवर्ब एडवर्ब के बाद आ रही है वर्ब। क्या आपने नोटिस किया? एडवर्ब के बाद आ रही है वर्ब। एग्री कर रहे हैं सभी लोग? जल्दी बोलो बच्चे। एडवर्ब के बाद डिस्पोज वर्ब आ रही है, जल्दी बोलो। क्या डिस्पोज कुछ और है? आप नाउन कहोगे, क्या कहोगे? वर्ब है क्या कहोगे? वर्ब सर वर्ब वेरी वर्ब रॉन्ग आंसर, बहुत ही गलत वर्ब आंसर है है आपका। सर। बहुत गलत आंसर है, कोई बात नहीं, ये वर्ब नहीं है। आप में से अगर किसी ने नाउन कह रहा हूँ, वर्ब वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज पढ़ी होगी, पार्टिसिपल। सर पार्टिसिपल। हाँ, दैट्स अ पास्ट पार्टिसिपल। और कोई बता सकता है पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जल्दी सर बताओ। नाउन के बाद ईडी, क्या? नाउन के बाद ईडी लगा देते हैं से, यानी नहीं नहीं नहीं, यानी नाउन तो पास्ट है नहीं, पास्ट। डिस्पोज तो वर्ब है ना वैसे। पर यहाँ पर पास्ट जी सर। पार्टिसिपल यूज हो रहा है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? आप में से किसी ने पढ़ी है? वहां तक नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं खुद ही बता ही दूंगा। किसी ने पढ़ा है पास्ट पार्टिसिपल अभी तक? जल्दी बताएं। नो सर। ओके, फेयर इनफ। तो हमारे पास ना दो चीजें होती हैं, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं बॉइल्ड एग, बॉइल्ड एग, तो मुझे आप बता सकते हैं ये बॉइल्ड क्या है? सिंपल सा है, मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा लिखता हूं मैं, बॉइल्ड एग। क्लियर है? अब एग नाउन है, इस बात से आप सभी लोग एग्री कर रहे होंगे। अब मुझे बताइए एग की खास बात क्या है? एग की, वो बॉइल्ड है। हाँ तो क्या हो गया ये? एडजेक्टिव। वेरी गुड। तो अभी ये यहां पर क्या आ एडजेक्टिव। गया? जल्दी बताएं। एडजेक्टिव। वेरी गुड, क्लियर है? नहीं। पास्ट पार्टिसिपल में तो एडजेक्टिव बन जाता है ना। हाँ, तो ये एग्जेक्टिव बन गया। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? जल्दी बताएंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? जल्दी बताएं। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको एक नई चीज पता लगी है। वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आपके पास एडजेक्टिव आता है, जब भी आपके पास एडजेक्टिव आता है, तो 99.99% नाउन पीछे आता है। वो 1% आपके सामने आज देखो, भाग्य में आपके लिखा था तो आ गया कि कब नहीं आता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? प्लीज बात को याद रखेंगे, ठीक है?
ओके, अब जरा इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सर मेन वर्ब इसमें क्या थी फिर। कोई बता सकता है? एनी वाइल्ड गेसेस? एनी वाइल्ड गेसेस की मेन वर्ब इसमें क्या थी? जल्दी बोलो बच्चे। तुक्का मारो ना, मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ा रहा हूँ, या नहीं पता सर हमें मिली नहीं रही। हाँ क्षितिज, क्षितिजा बोलो। वॉच सर। बॉस, बिल्कुल। अगर आप एक सेंटेंस और देखें, राम इज अ गुड बॉय, तो इज इसमें क्या हुई? एक इकलौती वर्ब यही है, और यही इसकी मेन वर्ब है। क्या मेरी बात क्लियर है? सभी को जल्दी बोलेंगे फटाफट। सभी को क्लियर हो रहा है? जल्दी बताएं। बोलो बच्चे, रोज लिख के भेजा करो फटाफट तेजी से। ओके, फेयर इनफ, सभी को क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते जरा हम। माइक ऑफ कर लो क्षितिजा। ठीक है, अगली चीज है यहाँ पर। यहाँ तक हो गया आई थिंक। यहाँ, हाँ। ओके, नेक्स्ट लाइन है, वन फोर्थ नाइट मदर स्पेंड इन फीडिंग द पुअर मोर देन द फादर्स मंथली इनकम। एक रात क्या हुआ? जल्दी बताओ, कौन बोलेगा? फोर्थ नाइट उनके का माँ ने मतलब? उनके पिता की सारी सैलरी हाँ, सैलरी। सर उनकी एक मम्मी रात ने उनकी माँ उनके ने उनके पिता की सारी सैलरी गरीबों में खाना खिलाने में खर्च कर दी। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? उसकी सर मॉम उनकी ने माँ अपने ने उनकी बोलो सना, आप बोलो पहले, फिर अंकुर सर बोलेगा। उनकी उनकी माँ ने उनके पापा के बजट से ज्यादा एक रात तक खर्च कर दिए गरीबों को खाना खिलाने में। आई थिंक सभी लोग इसी बात पे एग्री कर रहे होंगे, राइट? बट कैन यू टेल यस मी व्हाट सर। इज द मीनिंग ऑफ फोर्टनाइट? सवाल तो ये है। आप सभी को रात समझ में आएगी, पर कौन सी रात है ये? और ये रात आपने बचपन से लेके आज तक पढ़ी होगी, बट आपने कभी ध्यान नहीं दिया इस रात पे। जल्दी बताएं, कोई तुक्का? उस रात, उस अंधेरी रात, रात के 12 बजे वाली रात, कौन सी रात है ये? जल्दी बोलो बच्चे फटाफट। तुक्का मार दो ना, मैं तुमसे कौन सा कुछ पूछ रहा होता हूँ। सभी लोग एग्री कर रहे हैं रात है? सभी लोग एग्री कर रहे हैं रात है? यस जल्दी सर। बोलो। यस सर। एग्री कर रहे हो? नहीं, ये रात नहीं है मेरी जान। होता क्या है, इसे रात नहीं कहते हैं, ये होता है 14 दिन का पीरियड। तो वन फोर्ट नाइट मतलब वो कह रहा हूं कि पहले शुरुआत के 15 दिन में ही माँ ने गरीबों को खाना खिलाने में पापा की पूरी सैलरी लगा दी। अब बताओ, देखो सेंटेंस ही बदल गया। जरा गूगल पे चेक करें फटाफट तेजी से सब लोग, क्या फोर्ट नाइट मतलब यही? चेक करें फटाफट तेजी से फटाफट। जल्दी देखें फटाफट। तो सर 2 सप्ताह का समय। हाँ, दैट्स 14 डेज। ठीक है ना? तो फोर्टनाइट जो आया है, एक्चुअली शॉर्ट वर्ड है ये। फोर्टनाइट 14 नाइट्स को कहते हैं। 14 नाइट्स का शॉर्ट फॉर्म से बनाइए फोर्टनाइट। क्या मेरी बात याद रहेगी? फोर्टनाइट 14 नाइट्स, फोर नाइट, सॉरी, फोर्टनाइट 14 नाइट्स। आई होप ये याद रहेगा। अब आपको समझ में आया कि एक वर्ड पूरे सेंटेंस का मीनिंग कैसे बदल दे रहा है। क्लियर है? ओके, तो पहले ही 14 दिन में माँ ने सैलरी उड़ा दी। अब देखो, अगर सेंस देखो, तो आपको खुद भी इंटेंसिटी अलग महसूस हो रही होगी पूरे उसकी। पहले था एक रात, अब है पहले ही 15 दिन में उड़ा दी। ठीक है, आगे देखिए जरा। नेक्स्ट है, ये देखिए जरा। ऑल आई आस्क प्लीज इज टू कीप योर चैरिटी विद इन अ रीजनेबल लिमिट। एवरी जेंटल रिब्यूक फ्रॉम हर हस्बैंड वॉज ग्रेवियस टू मदर। शी ऑर्डर्ड अ हैकनी कैरेज, नॉट हिंटिंग टू द चिल्ड्रन एट एनी डिसएग्रीमेंट। बहुत अच्छा है। यहाँ पर शुरुआत के सेंटेंस तो आपको समझ में आ गए होंगे, बस 2-3 वर्ड आपको समझ नहीं आए होंगे। थोड़ा ध्यान देना, पर मुझे पहले जनरलाइज मीनिंग चाहिए। ठीक है, पहले तो मुझे यहाँ तक का चाहिए, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये चाहिए। चलो मारो, तुक्का मारो, जल्दी करो।
बोलो बोलो बोलो, कौन बोलेगा? ये रिब्यूक वर्ड अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ना ये सीडीएस के पेपर में भी दिख जाएगा। एनडी में भी एक बार आया और एफकेट में भी आया, और इनफैक्ट शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टीए में भी आया, टाइटल आर्मी में। एनीवन, कोई भी तुक्का मारो बच्चे, मैंने कभी कुछ कहा तो है नहीं आपसे आपके गलत होने पे, कोई भी तुक्का मारे। सर उनके हस्बैंड ने जेंटली वर्ड में उनके वाइफ को बोला कि प्लीज मतलब बजट से ज्यादा लिमिट के बजट से आप खर्च किया करो जो चैरिटी आप नहीं, कर रहे हो। मतलब अगर आप ध्यान वैसे देखें कि हाँ ओवरऑल तो मीनिंग कुछ ऐसे ही है, बट एवरी जेंटल रिब्यूक फ्रॉम हर हस्बैंड वाज अ ग्रीवियस टू मदर। हर बार उसका जो पति था बोल रहा था, जेंटली बोल रहे थे, पर उसकी मदर को क्या लग रहा था वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो क्षितिजा उनकी ने कोई शिकायत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शिकायत। वो उनको चैरिटी चलाने से रोक चलो रहे थोड़ा हैं एक थोड़ा, प्रकार के। अब थोड़ा ना सिचुएशन को घुमाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने पापा की सैलरी पहले ही 15 दिन में उड़ा दी शॉपिंग, पापा को पता लग गया। अब आपको पता है कि आपने गलती कर दी है, तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो पापा से कि आप जोर की डांट खाओगे और मार भी खाओगे, पर पापा प्यार से बोल रहे हो, तो हर शब्द कैसा लग रहा होगा? ये कुछ सर वैसा था। चुभेगा, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा चुभेगा चुभेगा, प्यार से बोलेंगे तो। प्यार से चुभेगा कि यार अभी पता नहीं ये हो जाएगा, शायद अब ये कह देंगे, अब वो कह देंगे। तो अब जरा थोड़ा लॉजिक लगाओ, आपके अकॉर्डिंग क्या बैठा होगा? एवरी जेंटल रिब्यूक फ्रॉम हस्बैंड वाज अ ग्रीवियस टू मदर। अच्छा, हाउ मेनी पीपल नो द ग्रीवियस? मतलब ग्रीवियस का मतलब मेरे लिए तो एक जनरल थिंग थी, आप में से किसको पता है? किसी को पता है? एनीवन? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मारो तुक्का। सर गंभीर। रिब्यूक का मतलब गंभीर है, ग्रीवियस ग्रीवियस। वो तो ग्रीवियंसेस में आ गया। नहीं चलो, और अच्छा, कौन बता सकता है ग्रीवियस क्या है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, सर प्रोनाउन, बोलो बोलो बोलो, कोई भी बता दे मेरे को। सर एडजेक्टिव। हाँ सर ठीक है, नाउ एडजेक्टिव फॉर्म। हाँ एडजेक्टिव है, ठीक है, इनफ। ओके, एग्जेक्टिव में मैं आपको एक बात बता दूं, फिर मैं इन सब की मीनिंग में जाऊंगा। देखो अभी ये तो मैंने आपको समझा दिया, ए एल और एल वाई ये एडवर्ब के भाई हैं, क्लियर है? आई ओ एन नाउन पे 90%, और ओ यू एस जो होता है ना, दैट्स फॉर एग्जेक्टिव, क्लियर है? ओके फिर इनफ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अब हम आते हैं रिव्यूक पे। रिव्यूक का मतलब डिसअप्रूवल। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट आपको चिल्लाता मारता तो नहीं है, पर आपके काम में बाधा जरूर डाल सकता है, ये काम आज के बाद यहां पर नहीं होगा। तो वो जो टोन होती है कि डिसअप्रूवल है पर शांति वाली टोन है, ये वो वाला रिब्यूक होता है। क्या आपको याद रहेगा? आप इसे रिबॉक के जूतों से याद कर सकते हो, अगर आपको याद करना है तो। आप रिबॉक के शोरूम में गए और तमीज में बोला भाई साहब ये नकली जूते हैं, क्लियर है? तो गिव अ डिसअप्रूवल को हम कहते हैं रिब्यूक, क्लियर है? अच्छा अब बताओ ग्रीवियस मतलब क्या होता है? ग्रीवियंसेस सुना है किसी ने? किसी ने वर्ड सुना है ग्रीवियंसेस? जल्दी बोलें। यस सर। यस हाँ, सर। तो ग्रीवियंसेस मतलब क्या होता है? ग्रीवियंस बॉक्स में शिकायत करना सर। हाँ, तो अब मुझे आप मीनिंग बताएं पूरा प्लीज। इवन अ जेंटल रिब्यूक फ्रॉम हर हस्बैंड वाज अ ग्रीवियस टू मदर। आप देखो ऊपर वाली लाइन पढ़ो और आपको समझ आएगा। उसका पति तो बड़ी प्यार से कह रहा है, अगर आप उस समय का समय देखो कि 19th सेंचुरी चल रही है, जहां वुमेन्स पे डोमिनेंस चलता होता है, वहां पर पति बड़े आराम से कह रहा है, पर पत्नी को लग रहा है कि हर एक बात ऐसी लग रही है कि वो कंप्लेन करे जा रहे हैं, डांटे जा रहे हैं, कंप्लेन करे जा रहे हैं। बोलो अभी आए क्लियर कि नहीं आया? जल्दी बताओ, गिव मी द रोजर इफ यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है यहां तक? ओके, फेयर इनफ।
ओके, नेक्स्ट लाइन। शी ऑर्डर्ड अ हैकनी कैरेज नॉट हिंटिंग टू द चिल्ड्रन एट एनी डिसएग्रीमेंट। बहुत ही बढ़िया है। कैरेज आपको पता होना चाहिए, आपने बचपन से लेके वर्ड पढ़ा है आज तक। हैकने मतलब आपको पता नहीं होगा, बाकी आप मीनिंग अगर तुक्के में बता दें तो बहुत बढ़िया बात होगी। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है, जल्दी बताएं। शी ऑर्डर्ड अ हैकनी कैरेज नॉट हिंटिंग टू द चिल्ड्रन एट एनी डिसएग्रीमेंट। बोलो बच्चे। किसी को भी कोई भी बात हो, तुक्का मारो। जितना अच्छा तुक्का मारना सीख जाओगे ना, उतना अच्छा आप निकाल पाओगे। अभी तुक्का मारोगे तो ही बेहतर रहेगा। सर उन्होंने तांबा बुलाया और बच्चों को इस चीज की कोई भनक नहीं थी, कोई हिंट नहीं थी खाना कि बुलाया? क्या बात हुई है, नहीं मतलब नहीं, किस खाना बात पे। बुलाया मेरे को समझ में आया। ताना, तांबा तांबा, तांबा? कैरेज, नहीं, कैरेज तो मुझे पता है। कैरेज क्या होता है? तांगा। कैरेज हाँ, ये क्या होता है? सर टांगा टांगा, वो घोड़े वाला टांगा, वो अच्छा, बोल रहे हैं शायद। ओके ओके, हैक ने कैरेज। और कोई? और कोई जल्दी बताओ। सर उनको, उनके बच्चों को बिना पता मतलब उन्होंने, उनके माँ बाप के बीच में जो डिसएग्रीमेंट थी, उनकी माँ ने बच्चों को पता नहीं चलने दिया और उन्होंने एक कैरेज बुलाया। ठीक है। मतलब उनके बच्चों को ऑर्डर दिया कि हाँ, कैरेज सो लेके आओ। हैकने कैरेज मतलब पहले टर्मिनोलॉजी यूज होती थी हैकने कैरेज, जो आज की टैक्सी होती है उसके कंपैरिजन में जो घोड़ा गाड़ी होती थी उसको कहा जाता था हैकने कैरेज। तो कैरेज मतलब होता है वो जो टांगा होता है आपका, ठीक है। और हैकने जो उसको जो आपको उठा के लेके जाए, या उसको कहते हैं, मतलब ओवरऑल अगर मोटा मोटा पूरा वर्ड बोलूं तो जो घोड़ा गाड़ी होती थी उसे हैकने कैरेज कहते थे, ठीक है ना। हिंदी मेरे को एग्जैक्टली दोनों वर्ड की अलग अलग आ नहीं रही है। क्लियर है? ओके। सो हमारे ओल्ड फिल्मी डायलॉग के बाद यहाँ पर आएगा, मतलब ओल्ड फिल्मी डायलॉग यहाँ पर आएगा। आई थिंक ये आप सब लोग जानते होंगे। हर घर की कहानी, पहले घर की कहानी। गुड बाय, आई एम गोइंग अवे टू माई मदर्स होम, एंशियंट अल्टीमेटम। क्लियर है? यहाँ तक सभी को पता लग गया होगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? गिव मी द रोचर। ओके, ठीक है। ये देखते हैं, अगला है। We broke into the astound lamentation. Our maternal uncle arrived opportunely. He whispered to father some age counsel and garnered no doubt from the ages. After father had made a few consolatory remarks, mother happily dismissed the cab. Thus ended the only trouble I ever noticed between my parents, but I recall the characteristics discussion. बहुत ही अच्छा है, मोटा मोटा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बट मैं एग्जैक्ट जानना चाहता हूँ। क्लियर है? वी ब्रोक इनटू एस्टोनिश लेमेंटेशन, क्या मतलब होगा? आप लोग बताओ, एक मिनट जरा। एक सेकेंड। आप लोग पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो? अभी तो इंग्लिश में लग रहा है, एक घंटा होता है तो उसको इंग्लिश को ही बता दो। हाँ, बताइए क्या है। आई थिंक किसी के दिमाग में अब आया हो तो। वी ब्रोक इनटू a stern lamentation. Our maternal uncle arrived. बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, सर पूरा फील कर रहा हो। लेमन रिप्लाई सुना है आपने? किस किसने लेमन रिप्लाई सुना है? आई थिंक ये वर्ड सुना होगा, इतना सुना होगा आपने। किसी ने सुना हो? अच्छा, एस्ट्रोनॉट सुना है आपने? एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोवर्ड। तो एस्ट्रो मतलब क्या होगा? एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉट,
एस्ट्रॉयड, इन सब में एस्ट्रो कॉमन है उच्च तो अंतरिक्ष हाँ मतलब ऊंचा, अं, सबसे ऊंचा होता है एक्चुअली, एक्सट्रोवर्ट का जो रूट वर्ड होता है सबसे ऊंचा या अधिक कह सकते हो आप। क्लियर है? कहाँ गया? ऊंचा या बिग यू कैन से। क्लियर है? वी ब्रोक इनटू द एस्टाउंड लेमेंटेशन। ओके कोई बात नहीं, मुश्किल है। देखो जब भी एक सेंटेंस में दो वर्ड आ जाएंगे कि दो वर्ड की मीनिंग नहीं आते तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना? तो ऐसे ही यहाँ पर दो वर्ड आ गए, तो एस्टाउंड मतलब बिग, लेमेंटेशन मतलब सॉरो या ग्रीफ। अब मान लो ऐसे है जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो सीन होता है जब औरत घर छोड़ के जा रही होती तो रोने लगती है, मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी, और फिर वो पूरा नाटक होता है, फिर पति होती है चुप हो जा, कितना रोएगी। तो वो वाला सीन है यहाँ पर, वी ब्रोक इनटू द स्टोन लेमेंटेशन। क्लियर है? जल्दी बताएं, समझ में आ रहा सभी को? गिव मी द रोजर यहाँ तक अगर क्लियर है तो लेमेंटेशन होता है ग्रीफ और एस्टोन मतलब होता है बिग, ठीक है ना? जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा ना, वेरी वर्ड होता है, वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी ना ज्यादातर चीज पॉजिटिव जो होती है ना उसके साथ आता है, एस्टाउंड जो होता है जो ग्रीफ होता है उसके, या कोई नेगेटिव चीज होती है उसके साथ आता है। बहुत बड़ा दुख हो, बहुत बड़ा पेन हो तो उसके साथ हम एस्टाउंड लगाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। आई थिंक ये वाली लाइन आप सभी को समझ में आ गई। आर मेटरनल अंकल अराइव्ड अपॉर्चुनेटली एंड ही विस्पर्ड टू फादर सम सेज काउंसिल garnered no doubt from the ages। जल्दी बताइए यहां तक क्लियर है क्या? सर उनके जो मामा है वो सही समय पर आए और उन्होंने उनके फादर को कुछ बताया उनके कान में, एक एडवाइस की। सेज मतलब क्या होता है? इसके आगे नहीं करते सेज मतलब क्या है? सर, वो गुरु या फिर मास्टर। सेज मतलब होता है, साधु या संत। वो सेज नहीं है, वो सेंट होता है। जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो वो सेंट होता है, ठीक है ना? सेज है तो ओल्ड गोल्डन वर्ड्स, महामंत्र जिसे कहते हैं ना आप लोग, इस तरह से। हाँ अभी बताओ कौन बताएगा यार? देखो तुम जो कई ऐसे बच्चे जो बोलते ही नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका ना आज ना तो कल ना परसों सीडीएस या एनडीए क्लियर होने वाला है, क्योंकि ना तो आप यहाँ पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें ना वैसे। और ये सारा ही खेल तुक्का मारने का है, तुक्का मार मार के ही ढंग से होता है, तभी आपको ये हैबिट सही होगी। मेरे बोलने से खाली कुछ नहीं होगा, दो चार बच्चे होके बोलने से नहीं होगा। जल्दी बताएं, अभी बताओ सेज का मतलब सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अरे बच्चे चलो यहां से आगे चलते हैं। गार्नर्ड नो डाउट फ्रॉम द एजेस। अब इस गार्नर्ड का मतलब कौन बता सकता है? गार्नर नो डाउट फ्रॉम द एजेस, और फिर मुझे पूरे सेंटेंस का मीनिंग चाहिए, कोई भी बता दे। बोलो बच्चे, कोई भी बोलो। अरे कोई बोल क्यों नहीं रहा है? हाँ बोलो क्षितिजा। अभी अभी उनको कोई भी डाउट नहीं है इस सदियों से, मतलब अच्छा कोई किस भी चीज का डाउट डाउट? अभी बाकी नहीं है। किस चीज का डाउट बाकी नहीं है? क्षितिजा मान ले तू अपने पति से अ, नाराज हो गई, तो मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि तुम्हारा पति जान लगा दे तुम्हें मनाने में, राइट? ये हर औरत की एक्सपेक्टेशन होती है, मैं समझ रहा हूँ। बोलो जल्दी, हाँ ना? अम, हाँ। है ना? तो अभी यहाँ पर क्या हुआ होगा? अगर आप तुक्का भी लगा रहे हो, उसके अंकल से उसकी बात हुई है और उन्होंने उसे कुछ हम्म। एडवाइस की है, फिर क्या हुआ होगा यहाँ पर?
कोई भी बात दफन अभी नहीं उनकी होगी काफी टाइम से। शंका का निवारण हुआ होगा शंका का जो निवारण भी। हुआ होगा, तो फिर गार्नेड मतलब क्या हुआ? शंका का निवारण इतना भारी वर्ड बोल दिया कि मतलब इसको तो कहाँ फिट करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे। समाधान करना, हैं? अबे समाधान करना, गार्डनिंग सुनी है किसी ने? निवारण। गार्डनिंग सुनी है किसी ने? सर सजाना, गार्ड। अबे यहाँ तो पे सजाना दफन कैसे जैसे आएगा? कि 2 मिनट में पति पूरा सर घर सजा गार्निश से देगा? लगाया मैंने। हैं? गार्निश से लगाया मैंने। यार तुक्का मारो तो ऐसा मारो कि थोड़ा सेंसिबल भी लगे यार। गार्डनेट सजाएगा कैसे? थोड़ा एक बात करो। सर गार्डनिंग आई थी मेरे दिमाग में पहले, फिर मैंने गार्निश भी आया मेरे इसमें। और कोई? सर पहले से कोई बात नहीं होगी उनके बीच में जो क्लियर होगी, मतलब कोई डाउट नहीं होगा उस बारे में। अरे यार उसने एक ऐसा, सिंपल से मेरे बच्चे, जब आपको यहाँ पर अभी उसके बारे में बात हुई है कि एक ऐसा महामंत्र दिया गया, उसके बाद मेरे पिताजी के दिमाग में कोई डाउट नहीं रहा, जो कि इस एडवाइस के बाद किसी भी आदमी के दिमाग में नहीं रहता। एजेस मतलब टाइम, ठीक है। और गार्नर मतलब होता है कलेक्ट करना, ठीक है। टफ था ये, आप सेंटेंस से नहीं निकाल सकते, अगर आपको मीनिंग पता था तो ही हो पाता ये, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। किसी को बात हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दे। आगे बढ़ते हैं जरा। यहां से आए हम। आफ्टर फादर हैड मेड अ फ्यू कंसर्टेड रिमार्क, मदर हैप्पीली डिसमिस द कैब, thus ended the only trouble I ever noticed between my parents, but I recall a characteristic discussion. जल्दी बताएं। बहुत आसान है यार, ये तो कोई भी बता सकता है। सर उनके पापा ने उसके बाद उनके पापा उन हाँ बोलो विवेक, पहले आप बोलो। हाँ, उनके पापा ने उनके माँ को एक कुछ अच्छी चीजें कही जो उनके बीच में, मतलब उनके पापा और उनके मामा के बीच में जो डिस्कस हुआ, वो जब उन्होंने उनके माँ को बताया, तब उनकी माँ ने मतलब खुशी खुशी वो कैब को ये कर दिया कि नहीं जाना है ऐसे। वो खुश हो गए और उन्होंने वो कैब डिसमिस कर दी, वापस भेज दी। ये करेक्टरिस्टिक डिस्कशन क्या होता है? क्या सर? करेक्टरिस्टिक्स डिस्कशन ये- लिखा है ना? वो अभी तक किया नहीं सर, 1 मिनट। देखो जरा। कौन बता रहा था? क्षितिजा थी, कौन थी? आकाश दुबे, आप तो बोलते नहीं है कुछ। अगर आपको वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है तो आप आर्म फोर्स क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो मेरे बच्चे? बोलो या तो। गूंगा बोलने में अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने वोकल कॉर्ड में बोल दिया भाई। नहीं सर, सर बोल रहा हूँ सर, वहाँ थोड़ी माइक खराब हो गया सर इसका, कल रात को गिर गया था फोन, तो उसके कारण नहीं बोल पा अच्छा अब ठीक है? रहा। ये सर अब सब बना दिए। हाँ तो बताओ फिर। सर क्या बताना है सर? या बात छक्का। अबे मेरी जान, ये बताना यार, ये सेंटेंस का मीनिंग पूरा यहाँ से लेके सर यहाँ उनके तक। मतलब पापा ने, सर उनके पापा ने उनकी मम्मी को कुछ कह दिया होगा अच्छी अच्छी शब्द, हाँ तो फिर? उनकी मम्मी ने वो कैब कैंसिल कर दी। अच्छा फिर? पर जो भी ऐसा सब खत्म हुआ कैंसिल वैंसिल करने के बाद, हम्म। और फिर मतलब उन बट आई रिकॉल अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कशन, हम्म। इसका बताना है ना सर? हाँ बताओ। सर तारीफे। तारीफें तो नहीं होगा ये। सर सर करेक्टर तो आया होगा सर इसमें, करेक्टर हाँ तो डिस्कशन। बताओ ना, करेक्टरिस्टिक डिस्कशन बताओ। मैंने उनको कुछ जरूरी बात करने के लिए फिर से बोला। बट मतलब यार क्या तुम वैसे ये कुछ लॉजिक सर कैसे लगाते हो यार? एकदम हिंदी कर रहे हो तो पहले कहानी को समझोगे भाई। उनके बीच में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, उसकी माँ रूठ के चली गई, ठीक है। उसने मनाया, बात करा, और वो लास्ट टाइम उसने देखा कि ऐसी कोई ट्रबल हुई, ठीक है ना। तो अब उसके बाद कभी मम्मी पापा में लड़ाई हुई तो उसको डिफाइन कर रहा हो कैसी हुई है। इतना तो कॉमन सेंस लगाओगे। हाँ क्षितिजा बोलो, आप अगर आपका माइक, ओ सॉरी, आपका हैंड राइज है, सॉरी। अ, सर उनके पापा ने कुछ ऐसा एक मतलब माँ को ऐसे हिंट है कि अभी अपना झगड़ा खत्म हो गया है, तो माँ ने अपनी कैब कैंसिल कर दी अच्छा, हैप्पीली। कंसलेटरी या कंक्लूडरी रिमार्क समझ सकते हो? कंसलेटरी नहीं समझ सकते तो कंक्लूडरी रिमार्क समझ सकते हो?
कंक्लूड करना, खत्म करना, एंड का। हाँ, कंक्लूजन, कुछ कंक्लूजन। करके खत्म करना। तो कंसोलिडेट निष्कर्ष मतलब पे भी वही है पहुंचना। कि कंसल कर देना कि चल यार तू तू ठीक, तू जीती, मैं हारा, हम्म, अब रुक जा। अच्छा। ठीक है ना? नाउ दिस इज व्हाट हैपनिंग नाउ, नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, बट आई रिकॉल अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कशन। उन्होंने दोबारा वो चीज को दोहराने के लिए बच्चे वो ये बोल रहे सर हैं कि उसको यहाँ जो पे बोलो। सर मैं एक बात बोलता हूँ, ये पीडीएफ में शायद गलत है, क्योंकि बुक में एक सेंटेंस है जो इस लाइन को पूरा करेगा। हाँ। यहाँ पे बीच में पीडीएफ में नहीं दिख रहा है। हम्म। यहाँ पे दिया गया है, माई मदर हैप्पीली डिसमिस द कैब, दस एंडेड द ओनली ट्रबल आई एवर नोटिस्ड बिटवीन माई पेरेंट्स। मतलब उसने उनके पेरेंट्स के बीच का जो उन्होंने नोटिस किया, एक ही ट्रबल था, ऐसे एंड हुआ। हाँ, फिर आगे। जो झगड़ा था वो ऐसे एंड हुआ। और बट आई रिकॉल अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कशन, बट उनको एक माइनर सा डिस्कशन याद है, या फिर जो बहस हुई होगी उनके हाँ हाँ पेरेंट्स के बीच हाँ, में, वो एक छोटी करेक्ट। सी बात याद है। हाँ करेक्ट। उस उनकी इसके बहस में अलावा कुछ अलग, क्या सना क्या बोला? उनकी उनकी बहस में से कुछ अलग एक कैरेक्टरिस्टिक याद है कि यानी उनकी बहस में कुछ बातें थी जो अलग थी। जो याद है मतलब कुछ मोटी मोटी यादें उनको हैं उस बहस की, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है? जल्दी बताएं, सभी को समझ में आ रही है बात? बट आई रिकॉल, रिकॉल मतलब याद आना, करेक्टरिस्टिक डिस्कशन। बताओ, इस आदमी के साथ भी अजीब अड़बना है कि पुरानी जिंदगी तो अच्छे से याद है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, अब माँ बाप के डिस्कशन हाँ थोड़ा बहुत पता है क्या हुआ था। बेचारे ने ऐसी बेइज्जती करी अपने माँ बाप की, क्या होता है। चलो, यहाँ तक हो गया। ठीक है, ओके। सो लास्ट वन लाइन और देख लेते हैं, फिर हम बंद करते हैं। Okay, the last is, please give me 10 rupees for hapless woman who has just arrived at the house. Mother smiled and had its own persuasion. अब उसके बाद की फिर एक कहानी दोबारा चालू हो गई। अभी पैसे के चक्कर में इतनी लड़ाई हुई और फिर से हो गया। बताइए क्या है यहाँ पर कहानी। 10 रुपए मांग रही है माँ 19 सेंचुरी में। सर एक औरत जो उनके घर पे आई थी, उसके लिए उनके माँ ने वापस पैसे मांगे, 10 रुपए मांगे। हैप्पीलेस मतलब क्या हुआ? वही पता सर नहीं। एक जरूरतमंद सर। जरूरतमंद सर जो नीडी वो महिला थी। अच्छा, और नियर बाय, बहुत सही। और कोई? जरूरतमंद, नीडी, अनफॉर्चुनेट, भाग्य दुर्भाग्य हो रखा हो जिसके साथ, वो है। ठीक है, ठीक है। फिर लास्ट में इस लाइन का मतलब क्या है? सर उनके माँ के स्माइल में एक परसीव करने की ये थी, मतलब कि उनके फादर अब से वो जरा परसीव कहानी कर रही समझो। थी कि वो दे दे। हाँ, कहानी समझो कि उसकी माँ ने 490 मतलब 14 दिन में ही बाप की पूरी सैलरी उड़ा दी। फिर झगड़ा कर लिया, फिर मामा जी को बुला लिया। मामा जी को बात करने के बाद पति के आगे उसको गिड़वा के नीचे बिठा भी दिया, अच्छा ठीक है रुक जाओ तुम मत जाओ कहीं, उसने कैब कैंसिल कर दी। उसकी थोड़ी देर बाद वो बीवी फिर से आती है, स्माइल करते हुए आती है, 10 रुपए देना, एक बहुत मजबूर औरत आई है उसको देने। और यहाँ पर बेचारे की पति भी सोच रहा होगा यार क्या ही फायदा हुआ। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि इतिहास में हमेशा आदमी हारा ही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक का हम एंड रखते हैं, फिर हम आगे रखते हैं। अच्छा वैसे ये पढ़ सकते हो, एक मिनट अगर पढ़ दो तो बड़ा मजा आ जाएगा, थोड़ी कॉमेडी चली रही है तो मैं सोच रहा हूँ खत्म ही कर दूं। अच्छा, पढ़ते हैं, मीनिंग नहीं रखते हैं, ठीक है ना, मोटा मोटा रखते हैं क्योंकि कॉमेडी चल रही है तो खत्म करना ज्यादा बेहतर है। ओके, वाई 10 rupees, वन इज एनफ, फादर एडेड अ जस्टिफिकेशन, व्हेन माय फादर एंड ग्रैंड पेरेंट डाई सडनली आई हैड माय फर्स्ट टेस्ट ऑफ पुवर्टी, तब मैंने पहली बार गरीबी देखी।
माई ओनली ब्रेकफास्ट बिफोर वॉकिंग अ माइल्स टू माई स्कूल वॉज अ स्मॉल बनाना। एक मील जो मेरा स्कूल था वहां तक जाने के लिए भी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक केला हुआ करता था नाश्ते के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कह रहा है लेटर एट द यूनिवर्सिटी आई वॉज इन सच अ नीड दैट आई अप्लाइड टू अ वेल्दी जज फॉर एड फॉर 1 rupee पर मंथ। ही डिक्लाइन रिमार्किंग दैट इवन a rupee is important। वो इतनी गरीब वाली हालत में आ गए थे अपने पापा के मरने के बाद या दादा दादी के मरने के बाद कि उन्होंने एक जज के यहाँ नौकरी के लिए एड के लिए, सॉरी नॉट नौकरी के लिए, एड के लिए, मदद के लिए बोला। तो जज ने ये कह दिया कि 1 रुपया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो तो नहीं मिल सकता, और कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। क्लियर है? चलिए अब मिलते हैं हम कल। बाकी रिकॉर्डिंग तो आप सभी को इसकी मिल ही जाएगी। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर द डे। किसी को कुछ और पूछना है तो बता